दौलतपुर गांव में रमेश अपनी बेटी चंदा के साथ रहता था। रमेश की पत्नी का कुछ समय पहले ही देहांत हो चुका था। थोड़े ही दूर पे रमेश का छोटा भाई अपनी पत्नी लीला के साथ रहता था। लीला चंदा को पसंद नहीं करती थी। रमेश सुबह जल्दी ही काम पे चला जाता और शाम को घर देरी से आता। अरे चंदा, कहा थी तुझे कब से ढूंढ रहा हूँ। वो पिताजी, गाय के लिए खेत में चारा लेने गई थी, बस उसी में लेट हो गई। आप कब आए? बस अभी अभी आया। और तू इतना काम क्यों करती है? मैं जब आता तो चारा ले आता। कोई बात नहीं पिताजी, आप भी तो काम से आके थक जाते हैं ना, तो मैंने सोचा मैं ही चारा ले आती हूँ। और अब तो मुझे ये सब काम करने की आदत हो गई है। तभी लीला वहां आ जाती है और उनकी सारी बातें सुन लेती है। अरे रमेश, तेरी बेटी का पढ़ने लिखने में मन नहीं लगता। जैसे ये दिन दिन भर घर से बाहर रहती है, उस हिसाब से ये घर में नहीं टिकने वाली। कुछ दिनों बाद इसके हाथ पीले करवा दो। तुम क्या मेरी बेटी के पीछे पड़ी रहती हो? चंदा तुमसे भी ज्यादा काम करती है। सुबह शाम घर का खाना बनाती है, खेतों से चारा लाती है और गाय भैंस को चारा डालती है। इतना सब काम मेरी बिटिया अकेले करती है। तुम तो बस घर के कामों में ही थक जाती हो। अरे रमेश, तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? मैं तो तुम्हारे भले के लिए ही कह रही हूँ। मुझे पता है तुम हमारा बुरा नहीं चाहती, लेकिन चंदा अभी बच्ची है और तुम अभी से उसके बारे में ऐसा बोल रही हो। रमेश की बात लीला को अच्छी नहीं लगती है। वह सोचती है, अब मैं तुम्हें बताऊंगी मैं क्या कर सकती हूँ और क्या नहीं। चंदा बहुत मेहनती थी। सुबह से लेकर शाम तक घर का काम करती थी, खेतों से गाय का चारा ले आती, फिर भी अपनी पढ़ाई के लिए थोड़ा समय निकाल ही लेती थी। ऐसे ही समय बीतता है और चंदा समय के साथ बड़ी हो चुकी होती है। लेकिन चंदा के काम करने का तरीका नहीं बदला। सुबह शाम घर का काम करना, शाम को खेतों में जाकर गाय भैंस के लिए चारा लाना और चारे को गाय भैंस को खिलाना, ये सब काम चंदा किया करती थी। चंदा, तुम्हें कितनी बार कहा है शाम के समय अकेले जंगल मत जाया कर। मैं तो कुंती काकी के साथ जंगल से लकड़ियां लाने गई थी। क्यों पिताजी, क्या हुआ? कोई बात है क्या? नहीं नहीं, मैं बस इतना कह रहा हूँ, कल से लकड़ियां मैं लाया करूंगा और गाय भैंस का चारा भी खेत से मैं ही लाने जाऊंगा। तुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं, तू घर पे ही रह। लेकिन अचानक ऐसा क्या हो गया जो आप मुझे जंगल और खेत में जाने से मना कर रहे हैं? चंदा के किसी भी सवाल का रमेश जवाब नहीं देता और वहां से चला जाता है। रमेश के जाते ही लीला वहां आ जाती है और चंदा से कहती है, तुझे पता नहीं है, पूरे गांव में तेरी बात की थू-थू हो रही है। गांव वाले तो ये भी कह रहे हैं कि इतनी बड़ी जवान लड़की जंगल में जाकर लकड़ी काटती है और खेतों में जाकर घंटों बिताती है। जरूर पिताजी के कान आपने ही भरे होंगे। मैं तो काम से ही खेतों में जाती हूँ और जंगल भी काम से ही जाती हूँ। पता नहीं आप लोग के दिमाग में क्या ही चलता रहता है। हाँ, तो अब तेरे पिता ने जाने से मना कर दिया है, तो अब तुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है और अब जल्द ही तेरे पिता तेरे हाथ पीले करवाने वाले हैं। ये सुनकर चंदा को बहुत बुरा लगता है।
कि कैसे गांव के लोग और उसकी चाची उसके पिता के कान भर रहे हैं। कुछ ही दिनों बाद चंदा के लिए एक रिश्ता आता है। चंदा बेटा, बाहर लड़के वाले आए हैं, तू अच्छे से सर पे पल्लू रख के आ जा। रुक जा, मैं तेरी चाची को भेजता हूँ। अरे मैं आ ही रही थी, जा तू बाहर जा, लड़के वालों को देख, मैं इसे लेकर आती हूँ। अरे ये साड़ी का पल्लू ठीक से अपने सर पे रख और ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, जितना पूछा जाए बस उतना ही जवाब देना। क्या नाम है और कितनी पढ़ी लिखी हो? जी चंदा नाम है और कॉलेज कर रही हूँ अभी तो। अच्छा, खाना पीना बनाना जानती हो? घर तो संभाल लोगी ना शादी के बाद? अरे घर संभालना तो हमारी चंदा को बहुत ही अच्छे से आता है। शाम को जंगल से लकड़ियां लाती है, खेतों में जाकर गाय भैंस के लिए चारा लाती है। इतनी बड़ी हो गई है लेकिन काम करने में इसे तनिक भी शर्म नहीं आती है। हर काम को ये बड़ी मेहनत से करती है। क्या जंगल में जाकर लकड़ियां लाना, खेतों में जाकर गाय भैंस के लिए चारा लाना, इतनी बड़ी हो गई है और ये सब काम करती है? अब क्या करे, बेचारी की माँ नहीं है ना, तो उसे ही ये सब काम करना पड़ेगा ना। देखिए, हमें ऐसी बहू चाहिए जो संस्कारी और सुशील हो। बिन माँ की बच्ची है, पिता दिन भर घर पे नहीं रहते, खेतों में आना जाना है। ठीक है, हम सोचकर बताते हैं। इतना कह के लड़के की माँ वहां से चली जाती है। लड़के वालों के चले जाने के बाद लीला रमेश से कहती है, अरे रमेश, मैंने तो पहले ही कहा था, लड़की जवान हो रही है, इसे खेत और जंगल में मत जाने दिया कर। बिन माँ की बेटी है, लोग गलत ही समझते हैं। मैंने तुझे पहले ही मना किया था, खेतों और जंगलों में मत जाया कर। घर पे रह के घर का काम कर, कॉलेज जा, बस बाकी का काम मैं कर लूंगा। अब अगले दिन लड़के वाले चंदा से शादी करने से इनकार कर देते हैं। इस बात से रमेश बहुत दुखी होता है। लेकिन रमेश अपनी बेटी के लिए दूसरा रिश्ता तलाशता है और करीब 10-15 दिन बाद चंदा के लिए एक और रिश्ता आता है। देखिए जी, मैं लड़के की बड़ी बहन हूँ। मैंने ही मेरे भाई को पाल पोस के बड़ा किया है। माँ तो हमें बचपन में ही छोड़कर चली गई। तब से घर को और अपने भाई को मैंने ही संभाला है। मेरा भाई बहुत ही ज्यादा समझदार और मेहनती है। जी, मेरी पत्नी का भी देहांत चंदा के 5 साल की उम्र में ही हो गया। ठीक है, वैसे लड़की पढ़ी लिखी कितनी है? घर परिवार तो संभाल लेगी ना? अभी कोई परेशानी या दिक्कत है तो बता सकती है। पढ़ी लिखी तो है, लेकिन कुछ ज्यादा ही पढ़ा दिया है इसके पिताजी ने अपनी लाडली को। वैसे ज्यादा पढ़ी लिखी लड़कियां ज्यादा दिन तक घर परिवार नहीं संभाल पाती। ये तो आप सही कह रही हैं। वैसे कितनी पढ़ी लिखी है लड़की? कॉलेज में है और ज्यादा पढ़ने लिखने का सोच रही है, पर मैंने कहा अब इसके हाथ पीले कर दो, वरना ज्यादा पढ़ लिख ली तो इसके लिए लड़का भी नहीं मिलेगा। लड़की तो हमें पसंद है, लेकिन हम सोच रहे हैं कि लड़की ज्यादा पढ़ी लिखी ना हो। कल को अगर मेरे भाई को छोड़ के चली गई तो हम परिवार और समाज में क्या मुंह दिखाएंगे? हमारी तो कोई इज्जत ही नहीं रहेगी। नहीं नहीं, मेरी बेटी ऐसी नहीं है। जितनी ज्यादा संस्कारी है उतनी ही समझदार भी है। पढ़ाई तो मैंने इसलिए करवाया ताकि
भविष्य में मेरी बेटी को कोई दिक्कत ना हो। ये रिश्ता भी लीला की वजह से टूट जाता है। लीला और महेश दोनों बहुत खुश होते हैं कि उन्होंने अपने भाई के लड़की का रिश्ता तुड़वा दिया। देखो जी, मैंने कहा था ना, मैं उस चंदा की शादी नहीं होने दूंगी। अब ये सिलसिला चलता रहता है। चंदा के चाचा चाची की वजह से उसका हर रिश्ता टूट जाता है। देखा, मैंने कहा था ना, मैं चंदा के इस रिश्ते को भी तुड़वा दूंगी। मैं भी तो यही चाहता था, रमेश की लड़की का रिश्ता टूट जाए। तुमने भी तो लड़के वालों के सामने जो भी बोला सच ही तो बोला। रमेश बार बार अपनी बेटी के लिए रिश्ता लाता, लेकिन लीला किसी न किसी वजह से रिश्ता तुड़वा देती। चंदा के लिए लाए गए रिश्ते के टूटने की वजह से रमेश काफी परेशान रहता है। ये सब देख चंदा कहती है, पिताजी, आप इतना परेशान क्यों होते हैं? चलिए चलकर खाना खा लीजिए। जो मेरे किस्मत में होगा वो खुद चल के मेरे पास आ जाएगा। हाँ बेटी, तू सही कह रही है। जो किस्मत में लिखा है वही होगा। अब सब महादेव के ऊपर है, मैं उन्हीं पे छोड़ देता हूँ। ऐसे ही समय बीतता है। एक दिन चंदा अपने कॉलेज जा रही होती है, तभी रास्ते में उसे एक बूढ़ी अम्मा मिलती है। अरे अम्मा, ये इतना भारी मटका लेके कहाँ जा रही हो? जी नहीं बेटी, यही पास में मेरा घर है, वही ये पानी का मटका लेके जा रही हूँ। अच्छा, मैं भी उधर ही जा रही हूँ। लाओ ये मटका मुझे दे दो, मैं आपको छोड़ दूंगी। चंदा उस बूढ़ी अम्मा के हाथ से पानी का मटका ले लेती है। वहीं दूर खड़ा गांव का एक सेठ मानिक चंद सब कुछ देख रहा था। चंदा की मासूमियत और उसके दयालुपन को देखकर सेठ मानिक चंद ने चंदा को अपने घर की बहू बनाने का सोच लिया। अगले ही दिन रमेश के घर गांव के पंडित जी आते हैं। प्रणाम पंडित जी, कहिए कैसे आना हुआ? मैं यहाँ एक जरूरी काम से आया हूँ। मैं जिस गांव में पूजा कराता हूँ, उस गांव के सेठ मानिक चंद ने अपने बेटे की शादी तुम्हारी बेटी चंदा से तय करने की बात कही है। सेठ मानिक चंद ने तुम्हारी बेटी को कॉलेज जाते हुए देखा था। ये आप क्या कह रहे हैं पंडित जी? सेठ मानिक चंद तो कितने धनी आदमी है, वो तो अपने बेटे के लिए एक से बढ़कर एक लड़की ला सकते हैं, तो भला मुझ गरीब पे इतनी मेहरबानी क्यों? सेठ मानिक चंद पैसे से धनी है। वो हमेशा अपने परिवार को जोड़कर रखना चाहते हैं, इसीलिए उन्हें अपने बेटे के लिए ऐसी बहू चाहिए जो संस्कारी और समझदार हो, और शायद चंदा बिटिया में उन्हें वो सारे गुण दिखे हैं। कल वो चंदा बिटिया को देखने आ रहे हैं। पंडित जी की बात महेश सुन लेता है और वो जल्दी से घर जाकर अपनी पत्नी लीला को बताता है। ये आप क्या कह रहे हैं? अभी तक हमने चंदा का एक भी रिश्ता तय नहीं होने दिया है। अब सीधे सेठ मानिक चंद के बेटे का रिश्ता आया है। मैं ये भी रिश्ता तुड़वा कर ही रहूंगी। दौलतपुर और खुशीपुर दोनों गांव के बीचों बीच पड़ने वाला बांध काट दीजिए, जिससे पानी बहने लगे और रास्ता बंद हो जाए। लेकिन अगर मैं ऐसा करते हुए पकड़ा गया तो गांव वाले मुझे गांव से निकाल देंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा। ये काम आप रात में करेंगे और सावधानी से करेंगे। अगले दिन रमेश पूरी तैयारी के साथ सेठ मानिक चंद का इंतजार करने लगता है। सेठ मानिक चंद अपने परिवार के साथ बांध के पास पहुंचते हैं। बांध कटा हुआ होता है, चारों तरफ पानी ही बह रहा होता है, जिसकी वजह से
आने जाने का रास्ता बंद हो गया होता है। बात को ठीक होने में अभी बहुत समय लगता, जिसकी वजह से सेठ मानिकचंद वापस लौट जाते हैं। इधर रमेश सेठ के आने का इंतजार कर रहा होता है। सुबह से शाम हो जाती है पर लड़की वालों की कोई खबर नहीं आती। चंदा बिटिया, जा एक कप चाय बना ला। लगता है हम गरीब से पंडित जी मजाक कर गए। जी पिताजी, मैं अभी आपके लिए चाय बना के लाती हूँ। चंदा अपने पिता के लिए चाय बना के लाती है। इतनी ही देर में पंडित जी भी आ जाते हैं। माफ करना बेटे, आज सेठ जी चंदा को देखने नहीं आ पाए। तुम्हें तो पता ही होगा, गांव का बांध किसी ने काट दिया है, जिसकी वजह से आने जाने का रास्ता बिल्कुल भी बंद हो गया है। सेठ जी ने चंदा बेटिया के लिए ही सगुन भेजा है। ये सगुन तुम स्वीकार कर लो और सेठ जी की तरफ से ये रिश्ता पक्का समझो। अच्छा, मुझे नहीं पता था कि गांव का बांध टूटा है। सेठ मानिकचंद चंदा के लिए सगुन तो भिजवा ही चुका होता है, लेकिन कुछ दिनों बाद अपने बेटे के साथ चंदा बिटिया से मिलने आता है और रिश्ता पक्का करके जाता है। रिश्ता पक्का होने के कुछ दिनों बाद ही अपने बेटे कुलदीप की शादी गरीब रमेश की बेटी चंदा के साथ खुशी खुशी करवा देता है।